हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो डेफिनेशन के द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry. बेटा, जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को बताती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। भाई, आइंस्टीन का जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ये तो हमको बता ही देता है कि ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी के एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीधी बात है कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है? एक पार्ट में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे और दूसरे पार्ट में आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। तो बेटा, इसका जो पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस, और जो इसका दूसरा पार्ट है बेटे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये दो पार्ट, जरा ध्यान से समझिए दोनों पार्ट को। मैं एक एक करके समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, पहली बात तो इट टेक्स प्लेस in a cell known as electrochemical cell। ये जिस सेल में होता है उस सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। होता क्या है इसमें? हियर from a spontaneous redox change, मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, we produce इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सबसे प्यारा एग्जाम्पल है टॉर्च, या आपके घरों में लगी हुई बैटरी। बेटे, अगर आप टॉर्च के अंदर के सेल्स को तोड़ के देखो तो उसके अंदर केमिकल्स भरे होते। आपका मोबाइल फोन, उसके अंदर की बैटरी। अब आज जाके मोबाइल फोन मत तोड़ देना। हाँ, मालूम चले मोबाइल फोन तोड़ दिया, गार्जियन कहने लगे भाई टीचर क्या पढ़ा दिया है कि मोबाइल फोन तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई बैटरी, जो बैटरीज हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो। अब जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। यही कारण है कि बिना किसी वायर के आप अपने मोबाइल फोन से बात कर पाते हैं, क्योंकि अंदर जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर।
तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं हम, तो ऐसा प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहलाएगा। और ये प्रोसेस जिस सेल में होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। नॉर्मली इस तरीके के सेल को हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं, जो सबसे पहले बनाया गया। चलिए नंबर सेकंड पार्ट। भाई फर्स्ट पार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में भी पहला तो ये लिख लो, इट टेक्स प्लेस इन ए सेल known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब इसमें क्या होता है ध्यान दो। हियर ए नॉन स्पॉन्टेनियस redox process become spontaneous after passing इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी। इस केस में क्या हो रहा था? केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो बेटा, ये दो प्रोसेस हमको पढ़ने, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर। जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इसका मतलब हमको यहाँ दो सेल पढ़ने पड़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिससे दोनों कन्वर्जन आपको समझ में। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम जिस सेल की पहले बात करेंगे, मतलब जिस प्रोसेस को मैं बताने जा रहा हूं, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिस सेल में हो रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी बात करूंगा। पहले ये बात करता हूं कि ये प्रोसेस आया कहां से, कैसे समझ में आया हमको कि ऐसा कोई प्रोसेस हम करा सकते हैं। बेटा दो तीन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, 11th क्लास में मैंने पढ़ाए थे आपको। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए मैंने आप लोगों को एक फ्रेज लिखाया था, लियो सेज घर। लिखाया था नहीं लिखा? लियो सेज घर क्या मतलब है इसका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लियो का मतलब क्या है? लॉस ऑफ। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन।
और O का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। लियो मतलब शेर, सेज, चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है? घुर्राता है, घर। चलो भैया, जी, जी क्या है? गेन ऑफ। ई क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ। बेटे दो तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन थी डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस या डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज होती है? एक बार एक साइंटिस्ट ने गलती से, जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं गलती से ही हुई, क्या काम किया कि एक बीकर में रखा हुआ था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। बीकर में क्या रखा हुआ था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब एक्वस में। उसने क्या काम किया, गलती से इसमें जिंक रॉड डिप कर दी। गलती यही हुई कि उसने क्या काम किया, इसमें जिंक रॉड डिप कर दी, और जिंक रॉड में कुछ इस तरीके से डिचेस आने लगे, जिंक रॉड गलने लगे। ये है जिंक रॉड। साइंटिस्ट को समझते हुए देर नहीं लगी कि यहां रिएक्शन क्या हो। साइंटिस्ट ने देखा कि कॉपर सल्फेट एक्वस मीडिया जिसका ब्लू कलर होता है वो लगातार कलरलेस होता जा रहा है, और जिंक रॉड पर ब्राउनिश डिपोजिशन के साथ जिंक रॉड लगातार जो है गल रही है। तो अगर जिंक रॉड गल रही है तो जिंक रॉड सॉल्यूशन के अंदर, जिंक रॉड पे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज कॉपर। तो उसने कहा कि बात क्या है कि जिंक जो कि मोर एक्टिव मेटल है, ये क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हुआ। यहीं पर कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट था, उसने इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर बना लिया। ये प्रोसेस रिडक्शन का। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलिए। नो सर। बढ़िया। तो बेटा दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या बचा? प्रतिभा आपको भी समझ में आ रहा है? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव मिलके क्या बना रहा है? Zn2 पॉजिटिव प्लस C। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुए, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा एक बात तो, ये रिएक्शन तो हो रही है, तो ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को मैं स्पॉन्टेनियस कह सकता हूं या नहीं कह सकता? अभी अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, जो रिएक्शन हो रही है उसे स्पॉन्टेनियस कह सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज ए टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जब रिएक्शन हुई तो बीकर गर्म भी हो गया, कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज हुई, इसका मतलब एनर्जी भी काम कर रही। यहीं से साइंटिस्ट को ये लगा कि अगर मैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की जगह इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराऊं, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको मैं किसी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहाँ पे तो हीट हो रहा है बीकर, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बेकार हो। तो साइंटिस्ट ने डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस की जगह इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस किया।
और ही ट्राइड टू कन्वर्ट द एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रही, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी। तो ही ट्राइड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, उसने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश की। चलिए दूसरी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये तो थी डायरेक्ट। दूसरा प्रोसेस है इनडायरेक्ट। रिडॉक्स प्रोसेस या रिएक्शन। और इस इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस का ही नाम है इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और जो सबसे पहले बनाया गया था उस के बेसिस पे हम इसे डैनियल सेल। चलो भैया बातचीत करते हैं, ये कौन सा सेल, क्या काम किया गया कि दो कंटेनर लिए गए, ऐसा क्यों किया कि दो कंटेनर लिए? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस एक ही कंटेनर में होते थे, तो हमने डायरेक्ट कहा। इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस में ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में होगा, रिडक्शन अलग कंटेनर में होगा, तो इसे इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस। यहां पर मैंने जिंक रॉड ले ली, ये जिंक रॉड है, और इसे मैंने डिप किया ZnSO4 के सॉल्यूशन। यहां किसका सॉल्यूशन है? ZnSO4। और इस कंटेनर में मैंने कॉपर रॉड ले ली, ये कॉपर रॉड है, और इसे मैंने बेटा डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। ये जिंक सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। मैंने क्या काम किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और एक की से, एक वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। मैं यहां पर जो प्रोसेस कराने जा रहा हूं उसमें एक बार प्रोसेस कराऊंगा और फिर उसे मिटाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैंने वायर को कनेक्ट किया, यहां पर एक प्रोसेस हुई, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ Zn2 पॉजिटिव में, और दो इलेक्ट्रॉन इस पोल से निकल गए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। बेटा ये पोल, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोड एनोड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन and anode is the electrode where oxidation takes place. बेटे अंदर ये इलेक्ट्रॉन में क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये रॉड खुद में निगेटिवली चार्ज्ड, तो एनोड यहां क्या है? निगेटिव। ठीक है भैया, यह कहां जा रहे हैं? कॉपर रॉड पर। इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कॉपर रॉड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, ये कैथोड। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके एक्सेप्ट हो रहे हैं तो ये भी सही है कि जो कैथोड है वो पॉजिटिव चार्ज। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत।
ये प्रोसेस कब तक होगा? बहुत थोड़ी देर तक। क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा भाई इस प्रोसेस में जो ये प्रोसेस रुक जाएगा? रुक इसलिए जाएगा क्योंकि यहां अंदर Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाएगा और बाहर निगेटिव, सॉरी, अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लगातार सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर इसके पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? जब Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इस रॉड पर बढ़ जाएगा तो इस रॉड पर बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। कहने का मतलब Zn2 पॉजिटिव जिंक रॉड से Zn2 पॉजिटिव बन रहा था, लेकिन चूंकि Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां कुछ भी नहीं था, तो हुआ क्या? वापस Zn2 पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस भी होने लगा। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियस हो जाएंगे और यहाँ एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो। यहां पर भी सेम ऐसा ही, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर में, कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो यहां पर कॉपर रॉड पे डिपॉजिट। इसके कारण होगा क्या कि सॉल्यूशन से कॉपर कम हो जाएगा और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, तो इस रॉड पर बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए और रॉड पर अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। तो होगा क्या? कॉपर रिड्यूस, कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा था कॉपर में, वही कॉपर वापस ऑक्सीडाइज होने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिकल, इस रॉड के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो चुकी है, यहां एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। साइंटिस्ट ने देखा कि ये इलेक्ट्रिक करंट चलना बंद हो गया, क्योंकि दोनों तरफ इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश हो गया। जिंक ऑक्सीडाइज होना था, वो ऑक्सीडाइज के साथ साथ रिड्यूस होके इक्विलिब्रिया डेवलप कर लिया। कॉपर आयन रिड्यूस होना था, रिड्यूस के साथ साथ फर्दर ऑक्सीडाइज होके इक्विलिब्रिया डेवलप कर लिया। दोनों तरफ इक्विलिब्रिया बन। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन होते ही इक्विलिब्रिया डेवलप हो जा रहा है, तो ये प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं हो रही, तो इस केस में तो करंट नहीं बन सकता। क्या करें? तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि बाहर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उस पोटेंशियल को डेवलप ना होने दिया जाए, ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यहाँ बन रही है इसको रोक दिया जाए। क्या करें? जो जिंक आयन आ रहे हैं एनोड कंपार्टमेंट में, उनको न्यूट्रलाइज कर दो, और जो सल्फेट आयन बच रहे हैं कैथोड कंपार्टमेंट में, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दो या गायब कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन यहां किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप नहीं होनी चाहिए। अब मैं बेटे इन इस इक्विलिब्रिया को यहां से हटाऊं जिससे कि मैं सेल बना सकूं। साइंटिस्ट ने इस इक्विलिब्रिया को हटाने के लिए क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं जरा यहां से इसको हटाता हूं। देखो साइंटिस्ट ने क्या, साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि यहां पर एक ओपन यूट्यूब लगा दिया। ध्यान रखना ये दोनों तरफ से ओपन है ये।
open from both the ends. ठीक है, और इसने क्या काम किया यहां पर, इसके दोनों एंड्स पर अगर अगर का एक सॉल्यूशन पेस्ट कर दिया, जिससे कि कोई भी लिक्विड एकदम से बाहर न निकल सके। अंदर इसने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहां पर यूज किया था K2SO4। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब हुआ, जो न तो एनोडिक कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करे और ना ही कैथोडिक कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इसने यहां पे भरा। ठीक है, इसने यहां पर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ठीक है भाई, क्या फायदा होगा बताते, देखिए क्या फायदा होगा। देखिए, इस रॉड से जिंक आयन आएंगे, हाँ, Zn2 पॉजिटिव, इस रॉड से जिंक आयन ऑक्सीडाइज होके बाहर आए। जितने जिंक आयन आएंगे, ये जो यू ट्यूब है ये उतने ही सल्फेट आयन इस कंपार्टमेंट को डोनेट कर देगा, और Zn+2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आपस में मिलके ZnSO4 बना देगा। इसका मतलब इस कंटेनर में ZnSO4 का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होगा। अगर ऐसा होगा तो इस यूट्यूब के अंदर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड पर पहुंचे, यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव तो रॉड में आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा सल्फेट आयन है, मैं थोड़ा सा जगह कर लेता हूं यहां जो एक्स्ट्रा सल्फेट आयन है, ध्यान दें, जो हमारे पास एक्स्ट्रा सल्फेट आयन हुए, उतने ही सल्फेट आयन जितने Zn2 पॉजिटिव को डोनेट किए जा रहे हैं, उतने ही सल्फेट आयन इस एंड से इस पाइप ये यूट्यूब के अंदर आ जाए। मैं बार बार आपको यूट्यूब बोल रहा हूं, इसका सही नाम है साल्ट ब्रिज। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको नाम बताने के लिए तैयार हूं, साल्ट ब्रिज। इस यूट्यूब को हम क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज। दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में ब्रिज है। चलिए भाई, तो साल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा था, जिसने एनायंस को ट्रांसफर किया कैथोड से एनोड की तरफ, और सेल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए एनोड से कैथोड की तरफ। तो अगर सल्फेट आयन लगातार यहां से निकल रहा है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन लगातार यहां डिक्रीज करेगा, जबकि जिंक सल्फेट का लगातार इंक्रीज। और दो बातें मैंने बताई कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और जो सल्फेट आयन या एनायन है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा। तो जरा साल्ट ब्रिज किस तरीके से
काम कर रहा है, ध्यान से समझिए। पहली बात, साल्ट ब्रिज helps to maintain electrical neutrality in the cell. सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता, कहीं चार्ज नहीं आने। दूसरा, the inert electrolyte used in salt bridge must have equal transport numbers for cation and anion। इसका क्या मतलब? वही जो मैं समझा रहा था कि जितने सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज से एनोडिक कंपार्टमेंट को मिलेंगे, उतने ही सल्फेट आयन कैथोडिक कंपार्टमेंट से साल्ट ब्रिज को मिल जाए। इसका मतलब जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें कैटायन और एनायन दोनों को ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर, तभी ये पॉसिबल। अब ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है, जरा थोड़े से आगे की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर बेटे, मान लो U पॉजिटिव मोबिलिटी, आप स्पीड कह सकते हैं, ऑफ कैटायन है, और U निगेटिव मोबिलिटी ऑफ एनायन। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर T पॉजिटिव को होगा कैटायन का, वो होगा U पॉजिटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U निगेटिव, और जो ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का होगा, आप निकाल ही सकते हो, U निगेटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U निगेटिव। ये ट्रांसपोर्ट नंबर का मैंने फॉर्मूला आपको लिखा। कुछ ये फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन जैसे फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा, बस यहाँ पे मोल की जगह वेलोसिटीज है, मोबिलिटीज हैं कैटायन और, इसका मतलब कैटायन और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर लगभग बराबर होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि जितने एनायन एनोडिक कंपार्टमेंट में आए हैं, उतने ही एनायन कैथोडिक कंपार्टमेंट से गायब भी हो। मतलब किसी भी तरीके से चार्ज नहीं बनना चाहिए, न एनोड में न कैथोड, चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, देखिए तीसरी बात मैंने आपसे ये कही, थर्ड पॉइंट, कि द आउटर सर्किट is completed by flow of electron from anode to cathode, while the inner circuit is completed by flow of electron from cathode
सॉरी, फ्लो ऑफ, है तो इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, आयन, फ्लो ऑफ एन आयन। anions from cathode to anode। इस चीज को दोबारा ऊपर देखेंगे बेटा। जो आउटर सर्किट था उसमें Zn वाली रॉड, Zn वाला इलेक्ट्रोड जो एनोड है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, तो आउटर सर्किट कंप्लीट हो। अच्छा, इनर सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है? सल्फेट आयन कैथोडिक कंपार्टमेंट से निकलते हुए साल्ट ब्रिज में जा रहे हैं, और साल्ट ब्रिज उतने ही सल्फेट आयन किसको दे रहा है? एनोडिक कंपार्टमेंट को दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यही वाला सल्फेट आयन यहां पे निकल रहा है ना, जैसे ही रिक्वायरमेंट हुई साल्ट ब्रिज ने सल्फेट आयन दिया, और जैसे ही साल्ट ब्रिज सल्फेट आयन दिया, यहां से एक सल्फेट आयन उसके पास पहुंच गया। इसका मतलब ये वाला अगले वाले को दे रहा है, ये अगले वाले को दे रहा है, ये अगले वाले को दे रहा है, धीमे 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 आगे बढ़ते चलते। तो जितने सल्फेट आयन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उतने ही सल्फेट आयन कैथोडिक कंपार्टमेंट से साल्ट ब्रिज में पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इनर सर्किट है वो इज कंप्लीटेड बाय द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन था। अगर साल्ट ब्रिज ने ये काम कर दिया तो फिर यहाँ इक्विलिब्रिया जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हट जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रिया हट जाएगी। हटा लो अब इक्विलिब्रिया बेटा। तो यहां से ये जो इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश कराई थी, ये इक्विलिब्रिया हट गई। अब अगर इक्विलिब्रिया हट गई तो पहली बात तो क्या होगी? Zn लगातार ऑक्सीडाइज होगा Zn2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इधर क्या होगी? कॉपर 2 पॉजिटिव लगातार रिड्यूस होगा कॉपर, लगातार रिड्यूस होगा कॉपर। तो बेटा इस एनोडिक चेंबर में क्या हुआ? एनोडिक चेंबर में ऑक्सीडेशन हुआ। और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ? रिडक्शन। जेई 2010 में एक क्वेश्चन है, एनोड इज द इलेक्ट्रोड। बेटा ध्यान देना, एनोड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहा हूं तो एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लूंगा तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव। तो एनोड को किसी साइन से डिनोट नहीं करते। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर रिडक्शन। तो अगर एनोड को आपको डिफाइन करना हो तो आपका आंसर होगा एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और अगर आपको कैथोड को डिफाइन करना हो तो आपका आंसर होगा कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। लिख लीजिए इस चीज को। हम लोग कहेंगे नोट, एनोड is the electrode where oxidation takes place. And cathode is the electrode where reduction takes place. ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट पूछे गए आपसे। अब क्या नेट रिएक्शन हो चुकी है? हाँ, नेट रिएक्शन हो गई। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया कॉपर में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो क्या हम लोगों ने इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस से
एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली। हाँ, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली। नेट जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई, वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से, मैं लास्ट में लिख के दे रहा हूं। नेट जो हमारे पास रिएक्शन हुई, नेट रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या हुआ, जिंक Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में निकालता, ऑक्सीडेशन हुआ। और एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ और यहां पर रिडक्शन हुआ। बेटे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, नेट प्रोसेस हुई Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस C, ये नेट प्रोसेस हुई। और ये अलग अलग चेंबर्स में हुई, तो साथ में हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था तो सिर्फ हीट मिल रही थी, अब हमको क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम ए इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली गई। तो बेटे यहां तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ये पढ़ा कि हम यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। कुछ और पॉइंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखते रहिए। सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी of the electrode to lose or gain electron is known as electrode potential। अब जरा अपने आप ध्यान दें, टेंडेंसी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कुछ भी वर्ड यूज कर सकते। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को क्या कहें, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं yes, भाई अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी तो ऑक्सीडेशन है। अच्छा, तो दूसरा ये भी तो कह सकता हूं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या कह सकता हूं, बोलो, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। जरा इन दोनों की बात कर लेते हैं। एक डायग्राम बना रहा हूं, हम लोगों ने उस डायग्राम को भी बनाया था। 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर में हमने एनोड और दूसरे पर कैथोड को एस्टैब्लिश किया।
वही पुराना एग्जाम्पल ले लो कि ये जिंक है जिसको कि आपने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबो के रखा है, और ये कॉपर है जिसको कि आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो के रखा है। ठीक है, क्या होगा? होगा तो ये कि चूंकि आपने साल्ट ब्रिज नहीं लगाया है, इसलिए यहां से Zn2 पॉजिटिव रिलीज होगा, अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और चूंकि कॉपर टू पॉजिटिव रॉड पे जाएगा, इसलिए बाहर सल्फेट आयन का निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, जब जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास कोई आयन नहीं था, तो थोड़ी देर बाद जिंक आयन उन्हीं इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो, और यहां एक इक्विलिब्रिया डेवलप, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ये एक इक्विलिब्रिया को जनरेट करेगी, और इसी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिस पोटेंशियल को मैं कहूंगा ई ऑक्सीडेशन। ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कोई तरीका दिखाने का? अगर ये इस रिएक्शन के लिए दिखाना है तो आप दिखा सकते हो ई ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक 2 Zn2 पॉजिटिव। क्यों? इसी के कारण तो पोटेंशियल जनरेट हुआ। यहां पर क्या होगा? कॉपर 2 पॉजिटिव रॉड पे जा रहे थे, तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रॉड पे जा रहे थे, लेकिन सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहां से गायब करने के लिए कोई भी आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो सल्फेट आयन ने वापस कॉपर को ऑक्सीडेशन करने पे मजबूर कर दिया। इतना पोटेंशियल यहां डेवलप कर दिया। ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर के रिडक्शन के कारण डेवलप हुआ, इसलिए इसको मैं कहूंगा ई रिडक्शन। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिख सकता हूं बताओ? ई Cu2 पॉजिटिव टू सी। कोई प्रॉब्लम है बेटे? क्या ये बात समझ में आ गई? Cu2 पॉजिटिव टू Cu ये रिडक्शन वाला हो, Zn2 पॉजिटिव ये ऑक्सीडेशन वाला हो। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं EOP, और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ERP। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। चलो भैया, ये तो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। लेकिन एक बात बताइए, क्या अगर इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने लगे तो हमारा काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? जिंक के रिस्पेक्ट में कॉपर का निकालोगे, बाद बाकी मेटल्स का क्या करोगे? तो आप कहोगे सबका निकालो। तो सबका निकालोगे तो जिंक के रिस्पेक्ट में 80 मेटल्स का फिर निकालोगे क्या आप? देयर आर 80 मेटल्स। और क्या इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के साथ कैस हर एक का
जिंक के रिस्पेक्ट में, हर एक का कॉपर के रिस्पेक्ट में। और क्यों जिंक और कॉपर ही क्यों? जितने भी मेटल्स हैं सबका सबके रिस्पेक्ट। तो अगर मिनिमम बात की जाए तो आपके पास कितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होते हैं? 80 इंटू 80, 80 मेटल्स हैं, कम से कम 6400 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होते हैं। हरेक का हरेक के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने कहा नहीं भैया इससे काम नहीं बना, ये तो गलत थ्योरी है, ये तो ये कोई तरीका नहीं है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। क्या करें? तो साइंटिस्ट ने कहा टेक ए रेफरेंस, एक रेफरेंस ले लो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरीके से। चलिए, जिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की साइंटिस्ट ने हमसे बात की उसको हम कहते हैं शी, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात करते हैं हम जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करने जा रहे हैं, दैट इज शी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी के रेफरेंस में सभी मेटल्स को निकाल। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को नी भी कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी का क्या यूज है? शी के रिस्पेक्ट में हर एक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाए। फिर तो हम लोगों ने सिर्फ मेटल्स ही नहीं, नॉन मेटल्स के लिए भी कैलकुलेट किए पोटेंशियल्स, और एक पूरी सीरीज डेवलप की जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका एक छोटा सा पार्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जिसको हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं, मेटल्स का एक्टिविटी सीरीज। तो चलिए पहले तो मैं SHE की बात करता हूं कि व्हाट इज SHE। तो हम जो सबसे पहली बात करने जा रहे हैं वो शी की बात करने। बेटे एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब टाइप का एक अरेंजमेंट, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर एक वायर, प्लेटिनम वायर होगा, प्लेटिनम प्लेट होगी जिस पर प्लेटिनम ब्लैक डिपॉजिटेड होगा। ये होगा प्लेटिनम ब्लैक is deposited over platinum plate. प्लेटिनम प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक डिपॉजिटेड। ये वायर किसी से भी आगे जोड़ देंगे। अभी समझाता हूं प्लेटिनम ब्लैक क्या है, समझिए। यहां पर हमने 1 m कंसंट्रेशन का
HCl भर रखा है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये 1m कंसंट्रेशन के HCl को हमने यहां पर भर। बेटा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज प्लेटिनम ब्लैक? प्लेटिनम ब्लैक इज फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, बारीक पिसा हुआ प्लेटिनम। इसको प्लेटिनम प्लेट पे डिपॉजिट कर देंगे। उससे डिपॉजिट करने से क्या होगा कि एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैटलिस्ट में बात यह है कि कैटलिस्ट का सरफेस रफ होना चाहिए। जितना रफ सरफेस होगा, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स उतनी ज्यादा होंगी और कैटलिस्ट की एक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि रफ सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो मेरा कहने का मतलब है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया हम लोग प्लेटिनम ब्लैक डिपॉजिट कर देंगे प्लेटिनम प्लेट। चलिए, ये आउटलेट है, यहां से वेस्ट गैसेस निकल जाएंगे और ये इनलेट है। जरूरत होगी तो हाइड्रोजन गैस को यहां से मैं भेजूं। अब जरा थोड़ा सा इसमें लेवलिंग कर देते। बेटा जिस हाइड्रोजन गैस को जरूरत पड़ने पे मैं भेजूंगा उसका प्रेशर 1 बार, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1m है, 1m HCl, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। और बेटा यहां जो मैं टेम्परेचर रखूंगा दैट इज 298 केल्विन। मेरी बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस डेवलप हो गई। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हमारे पास डेवलप हो गई, उस स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग जब इस इलेक्ट्रोड को किसी के भी रिस्पेक्ट में यूज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में एज्यूम दैट E नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, H पॉजिटिव टू H2 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.0। मैथ ने ऊपर क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, एज्यूम दैट, मान लो। रेफरेंस मान रहे हैं ना हम भैया, तो रेफरेंस तो किसी एक के रिस्पेक्ट में मानना पड़ेगा ना मेरे बेटे। तो ये एजम्पशन है साइंटिस्ट का कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0, और किसी भी एक ही इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कराओ तो उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों बराबर होते, सिर्फ साइन अपोजिट। मतलब एक बात मैं कह सकता हूं नोट के फॉर्म में ही कि फॉर सेम इलेक्ट्रोड E नॉट RP इज इक्वल टू माइनस E नॉट OP। तो क्या नॉट में ही होता है? नहीं, ऑल्सो ERP इज इक्वल टू माइनस EOP। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल 0 लिया है, सॉरी हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने 0 लिया है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 ही हो, क्योंकि 0 प्लस माइनस में नहीं। अब यहां पर ये कह रहा है कि E नॉट RP किसी का भी E नॉट OP के बराबर होगा, सिर्फ साइन अपोजिट हो। इसी तरीके से किसी का भी ERP किसी के भी EOP के बराबर होगा, कंडीशन सेम हो तो, बस साइन अपोजिट।
आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉट मतलब स्टैंडर्ड। तो अगर मैं ई नॉट आरपी की बात करूं, जो यहां पे ये बात कर रहा है, तो इसको मैं कह सकता हूं एस आरपी। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आता गई? तो मैं ई नॉट आरपी की जो बात कर रहा हूं, उसका नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहली बात तो ये सीखी। तो नोट नंबर 1 तो ये है कि फॉर द सेम इलेक्ट्रोड ई नॉट आरपी इज इक्वल टू ई नॉट ओपी या ई आरपी इज इक्वल टू माइनस ई ओपी, बस साइन अपोजिट। ई नॉट आरपी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओपी और ई आरपी इज इक्वल टू माइनस ई। अच्छा, ये नोट नंबर 1, ये है हमारा नोट नंबर 1। अच्छा, नोट नंबर 2 ध्यान दीजिए, हम यूज कर रहे हैं नोट नंबर 2। whenever the term electrode potential will be used, it will be reduction potential unless and until it is given that the word is oxidation electrode potential। जब तक दिया ना हो तब तक अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड कहीं पर भी लिखा गया है तो उसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। ये मान लो, दीज आर एजम्पशंस, इनको बिना माने काम नहीं बने। साइंटिस्ट कहता है इसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं भैया कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड की बात करोगे तो वो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करना करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं। ठीक, अब जरा एक एक करके मैं एग्जांपल आप लोगों को दोनों के दिए दे रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए। पहला केस के मान लीजिए हमने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ले रखा है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर यहां हमने SHE ले रखा। जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर कोई साल्ट ब्रिज तो लगाया नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पर उसे कहेंगे ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव। और SHE में जो H आयन है HCl के, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आउटलेट से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल का होगा। रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के में SHE के लिए हम ये हमेशा 0 लेके चलते। मैं एक नोट नंबर 3 भी लिखूंगा आप लोगों के लिए। यहां पर वैल्यू आई 0.76 वोल्ट, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब इससे पहले कि इसके आगे की बात बताऊं, मैं एक नोट नंबर 3 और लिख देता हूं आपके लिए। यहां लिखे दे रहा हूं बेटा, नोट नंबर 3। in respect to SHE, each and every of the value of electron
electrode potential will be positive. इसका क्या मतलब, ये भी assumption. साइंटिस्ट कहता है SHE के रिस्पेक्ट में किसी का ऑक्सीडेशन हो या किसी का रिडक्शन हो, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. चलो भाई ये भी मान लेते, क्योंकि साइंटिस्ट के तो एजम्पशन बेटा हमको मान के ही चलने पड़ेंगे, अन्यथा आगे काम नहीं बनेगा. पहली बात उसने कही कि ई नॉट रिडक्शन जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 मानो, मान लिया. दूसरी बात उसने कही कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड कहीं भी यूज किया जाए तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल मानो, मान ली हमने. तीसरी बात वो कह रहा है कि SHE के रिस्पेक्ट में किसी का ऑक्सीडेशन हो या किसी का रिडक्शन हो, कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, वो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. चलो भैया ये भी मान ली. नोट नंबर 4 देखो जरा ध्यान से. नोट नंबर 4, फोर्थ वो क्या कह रहा है, while drawing the diagram, मतलब रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, always RHS will be cathode and LHS will be anode. ये सारी बातें याद करनी पड़ेंगी, assumptions. वो कह रहा है RHS की तरफ जब भी डायग्राम बनाओ, रिप्रेजेंट करो, सेल रिप्रेजेंट करो, तो RHS की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा कैथोड रखो और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमेशा एनोड. ठीक है, मान लेते. चलिए बनाइए. तो यहां पर बात ये हमारे पास आ गई, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn. ये देखो मैंने LHS की तरफ बनाया है क्योंकि ये एनोड. SHE यहां पे कैथोड का काम कर रहा है तो मैंने RHS की तरफ बनाया. चलो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ SHE के रिस्पेक्ट में, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E नॉट OP. अच्छा मैं E नॉट RP निकालना चाहूं तो वो कह रहा है कि अगर आप E नॉट RP मतलब Zn2 पॉजिटिव टू Zn E नॉट RP निकालोगे तो वो माइनस में आएगा, -0.76. कोई प्रॉब्लम बेटे, बोलो. No, sir. E नॉट OP जो आया वो +0.76 था, तो E नॉट RP जो आएगा वो -0.76 वोल्ट लिखा जाएगा. इसी तरीके से एक और डायग्राम देखिए. एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसने और, मान लो कि इस साइड, अब मैं पूरा SHE नहीं बना रहा, इस साइड में मान लेता हूं मेरा SHE है और इस SHE को मैंने किसके रिस्पेक्ट में रखा है, कॉपर के रिस्पेक्ट. कॉपर को किस पे डिप किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश करेगी, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब SHE में ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर स्टैंडर्ड कंडीशन पर SHE के रिस्पेक्ट में रिड्यूस हो जाएगा और यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा C. ये रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कॉपर SHE के रिस्पेक्ट में रिड्यूस हो गया. तो बेटा ये वाला जो पोटेंशियल आपको मिला ये रिडक्शन पोटेंशियल है
और ये वाला जो पोटेंशियल आपको मिला ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो पहले ही बता चुके हैं हम कि E नॉट H2 to H पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एज्यूम कर लिया गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो होगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो। ठीक है, तो कॉपर के केस में जो रिडक्शन हुआ उसके लिए मैं लिख सकता हूं E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, और ये क्या है E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू आई 0.34। अब तुम कहोगे सर ये भी प्लस में, जी हाँ, SHE के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस में रखी जाएगी, ये एजम्पशंस। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ये वैल्यू क्या है E नॉट RP, यही तो है ये। तो अगर मैं ये कहता हूं E नॉट OP, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस E नॉट RP। अब E नॉट OP अगर मैं कॉपर के लिए लिखना चाहूं तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, E नॉट Cu से Cu2 पॉजिटिव, तो OP निकालना चाहूं तो RP का माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 0. तो SHE के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले सभी के लिए। And the last point, when these E naught RP values are arranged in a series, अब उस सीरीज में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन ए सीरीज द ऑब्टेन्ड series is known as electrochemical। इस E नॉट रिडक्शन की वैल्यूज को जब हम लोगों ने एक सीरीज में अरेंज कर दिया तो इस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा गया। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे बेटे। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल